नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम एमसीक्यू की सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू में हमने एक क्लास देख ली है। आज जो एमसीक्यू की दूसरी क्लास है, तो इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हर प्रश्न की ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले, तो आपका जो कंसेप्ट है वो भी यहीं पर बिल्ड हो जाए। हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम तिमाही में महिला का वजन बढ़ता है। मतलब जो महिला का पूरा गर्भकाल होता है वो 3 तिमाहियों में हम डिवाइड करते हैं। उसमें भी पहली तिमाही में महिला का वजन कैसे बढ़ता है? 1 से 2 किलोग्राम बढ़ता है, 5 से 6 किलोग्राम बढ़ता है, 5 से 10 या 4 से 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, 1 से 2 किलोग्राम। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर टोटल कितनी तिमाही होती हैं? 3 तिमाही होती हैं। तो जो पहली तिमाही होती है, फर्स्ट तिमाही, उसमें 1 से 2 किलोग्राम 1 से 2 किलोग्राम वेट गेन होता है। उसके बाद जो सेकंड होती है, सेकंड में कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम। और जो थर्ड होती है, थर्ड में भी कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया वेट का एनालिसिस। इसके बाद कब से कब तक पहली तिमाही होती है, कब से कब तक दूसरी तिमाही होती है, तो ये भी देख लेते हैं। अब क्या है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो कब से कब तक होता है? तो पहली तिमाही होती है प्रारंभ से, मतलब 0 से हम देख सकते हैं कब तक? 13 वीक तक। ठीक है, प्रारंभ से 13 सप्ताह तक। उसके बाद 14 से 26 वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद 27 वीक से लेकर के, मतलब 27 सप्ताह से लेकर के जब तक कि प्रसव नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक जो भी रहता है टाइम पीरियड वो रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वजाइना में, मतलब योनि में, टेस्टिस में, मतलब वृषण में, फेलोपियन ट्यूब में, या वास एफरेंसिया में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि स्पर्म किसका ऑर्गन होता है, मतलब मेल है कि फीमेल है। तो मैंने जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था ये मेल गैमेट होता है। ठीक है, कौन किसका गैमेट होता है? मेल गैमेट होता है। तो मेल होगा तो वजाइना तो वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब भी वजाइना का पार्ट है। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं। इनमें भी वास एफरेंसिया होता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका काम क्या होता है? स्पर्म को ले जाना, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। और स्पर्म का फॉर्मेशन का होता है? टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो हम प्रोसेस देख लेते हैं। टेस्टिस में क्या होगा? इसका फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा? जो डक्ट होती है, कुछ डक्ट में मैंने आपको बताया था, रेने टेस्टिस होती है, वास डेफरेंसिया होता है, वास एफरेंसिया होता है। तो ये जो डक्ट होती हैं वो स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। ग्लैंड्स में भी 3 टाइप की ग्लैंड्स बताई थी। तो वो ग्लैंड्स क्या होता है? कुछ हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं जिसमें स्पर्म मिक्स्ड रहता है उसमें, और उस हार्मोन को और स्पर्म को ही हम इंक्लूड करके सीमन बोल रहे थे। ठीक है, सीमन जिसे बोलते हैं। तो ये सब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है ओवम। अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है ओवरी में होता है, स्पर्म में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, या गर्भाशय मतलब यूट्रस में होता है। तो यहाँ देखो, पहले अपन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ जाएंगे, या जैसे आपको ठीक लगे। तो ओवम का निर्माण ओवरी में होता है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे स्पर्म में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्म स्पर्म तो खुद एक मेल गैमेट है। ठीक है, जैसे ओवम गैमेट है वैसे स्पर्म भी गैमेट है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे वहां पे टेस्टिस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ओवरी से स्टार्ट होता है, ओवरी में फॉर्मेशन होता है, देन फेलोपियन ट्यूब में जाता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब से जो भ्रूण हो जाता है वो यूट्रस में जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। ये जो एक क्लास पेंडिंग चल रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो क्लास आज शाम में या कल सुबह आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से और अच्छे से डिटेल में देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? गर्भावस्था का सामान्य काल होता है 220 दिन, 300 दिन, 270 दिन, 320 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 270 दिन। 40 वीक्स बोल सकते हैं, मतलब 280 दिन, या फिर 270 से 280 दिन। ठीक है, 40 सप्ताह या 270 से 280 दिन। तो ये करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 270 दिन। इतना इतना जो टाइम पीरियड रहता है वो गर्भावस्था का सामान्य काल है। ठीक है, अगर 37 वीक से पहले अगर बच्चा हो जाए तो उसे हम प्री मैच्योर बोलते हैं, और 42 के अगर बाद हो तो वो एक तरह से ज़्यादा टाइम ले लिया है, वो सामान्य काल नहीं है। तो जो आइडियल टाइम पीरियड रहता है या सामान्य काल कितना है? 40 वीक या 270 से 280 दिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है
निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? टेस्टिस में, ओवरी में, फंडस में या यूट्रस में? तो अब मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन होता क्या है। पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है जो स्पर्म होता है और ओवा होता है, स्पर्म और ओवम या ओवा बोल सकते हैं। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको इनके मिलने की प्रोसेस, ठीक है, स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है। तो ये जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं हम? इनके मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्म तो होता है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाता है। स्पर्म कहाँ जाता है? महिला के अंदर जाता है, मतलब वजाइना से जाता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। और जो ओवम मतलब ओवम होता है वो ओवरी से कहाँ जाता है? ओवरी से वो भी फेलोपियन ट्यूब में चला गया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ से स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में आ गया है। क्या? यहाँ से स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में आ गया है। ये जो स्पर्म हमने देखा था ये भी कहाँ आ गया है? फेलोपियन ट्यूब में। और जो ओवा है वो भी कहाँ आ गया? फेलोपियन ट्यूब में। तो इस फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है हमारा कि HCG हार्मोन का स्त्रावण होता है। HCG हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या प्लेसेंटा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर अब होगा प्लेसेंटा। HCG हार्मोन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। तो ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। क्या? गोनेडोट्रोपिक, ठीक है। तो ये हो गया HCG हार्मोन। इसका सेक्रेशन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? जब गर्भावस्था होती है तो जो शिशु होता है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेसेंटा से ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि HCG क्या है। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ठीक है। अब जब इसकी एक्सेस हो जाती है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी में बढ़ जाता है, तब कुछ चेकअप्स किए जाते हैं, उससे पता लगता है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में भी है ये प्रश्न, एक और बार से रिपीट है कुछ अलग तरीके से, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 4D रोग। जो 4D बीमारी होती है, 4D रोग होता है वो किस विटामिन से होता है? विटामिन B1 से, B2 से, B3 से या B5 से, ठीक है। तो 4D बीमारी होती क्या है और इसका एक और नाम क्या है पहले ये देख लेते हैं। 4D जो सिंड्रोम होता है या 4D डिसीज होती है उसे हम बोलते हैं पेलेग्रा। क्या और बोलते हैं इसे हम? पेलेग्रा। और 4D में क्या होता है? जो 4D है उनका मतलब क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो पेलेग्रा में कौन कौन से रोग होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें 4D है मतलब 4D आएंगे। तो 1D मतलब क्या है? डायरिया। D मीन्स डायरिया, ठीक है। 1D का मीन्स क्या हो गया? डायरिया। दूसरा D का मीन्स क्या हो गया? डर्मेटाइसिस मतलब त्वचा से संबंधित रोग। तीसरा D का मतलब क्या हो गया? तीसरा D का मतलब हो गया अपना क्या? डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया। D मीन्स डिमेंशिया। और जो चौथा D होता है उसका मतलब होता है डेथ। अगर इन सब का क्या होगा? ट्रीटमेंट नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा? स्टेज डेथ की आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा 4D बीमारी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेलेग्रा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी दिख रहे हैं। ये 4D बीमारी होती किसकी वजह से? विटामिन B3 की वजह से। अब विटामिन B2 की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर मैं B2 पूछती तो B2 की वजह से क्या होगा? कीलोसिस। B2 की वजह से क्या होगा? कौन सी बीमारी हो जाएगी? कीलोसिस। कौन सी बीमारी होगी? कीलोसिस। विटामिन B1 के चलते क्या हो जाता है? बेरी बेरी। B1 से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन B5 से क्या हो जाता है? विटामिन B5 से। तो विटामिन B5 से भी जनरल लगभग सभी बीमारियां जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होती हैं, चर्म रोग हो जाएगा, यहाँ पर बालों का झड़ना हो जाएगा, ठीक है, हेयर फॉल हो जाएगा, ये सारी बीमारियां, बाल झड़ना, हेयर फॉल एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इस प्रश्न को। नेक्स्ट हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। आप यहाँ पर स्पेसिफिक कर लो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में राशि मिलती है, या इस प्रश्न को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना में वर्तमान में राशि मिलती है, ठीक है, या वर्तमान में। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस क्या क्या है? 1,18,000, 1,00,000, 1,43,000 या 1,50,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1,43,000।
पहले जब लाडली लक्ष्मी स्कीम आई थी, स्टार्ट हुई थी, तब उसमें मिलते थे 1,18,000, लेकिन वर्तमान में उसमें कितनी राशि मिल रही है? 1,43,000। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट कब हुई है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है स्टार्ट है ना, प्रारंभ। तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है? 1 अप्रैल 2007। कब? 1 अप्रैल 2007। और इसमें क्या प्रावधान था कि 1 जनवरी 2006 से जो बाद में जो बालिकाएं होंगी उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बालिका को लाभ मिलता है और अधिकतम 2 संतानों पर लाभ मिलता है, चाहे दोनों बालिका हो, चाहे एक बालक हो या एक बालिका हो, भले दूसरे नंबर की बालिका हो तब भी लाभ मिलेगा। तो इसमें पहले कितने पैसे मिलते थे? 1,18,000। ठीक है, 2007 से लेकर के कब तक? 2022 तक। कब तक? 2022 तक। इसके बाद 2022 नवंबर 2022 में क्या हुआ कि इसमें राशि को बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया? इंपॉर्टेंट बात है, नवंबर 2022 में बढ़ाया। कितनी राशि मिलती है? 1,43,000 की राशि मिलती है। ठीक है, अब कैसे कैसे पैसे मिलते हैं ये भी देख लेते हैं हम कि पैसे कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ दूसरे कलर से देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, एक बार 6th क्लास में मिलते हैं, एक बार 9th क्लास में मिलते हैं, फिर 11th में मिलते हैं, 12th में मिलते हैं। उसके बाद फिर जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाती है, कब? 21 वर्ष की हो जाती है तब मिलते हैं। तो 6 में कितने मिलते हैं? 2,000 रुपये। कितने पैसे मिल रहे हैं? 2,000 रुपये। 9th में कितने मिल रहे हैं? 4,000 रुपये। कितने पैसे? 4,000 रुपये। और 11th और 12th में दोनों में सेम मिलेंगे। कितने कितने? 6,000। ठीक है, तो अब देखा है यहाँ पर, यहाँ के 6,000 और ये वाले 6,000, 12,000, 12 और 4 16 और 2 18। तो ये 18,000 की बात क्लियर हो गई। अब 1 लाख कब मिलेंगे? जब 21 वर्ष की हो जाएगी। कब मिलेंगे 1 लाख? जब 21 वर्ष की हो जाएगी। अब जो 25,000 और बढ़ाए हैं वो 25,000 कब मिलेंगे? जब बच्ची कॉलेज जाएगी, कॉलेज में एडमिशन लेगी, तब उसको 25,000 और मिलेंगे। देन कितने पैसे हो गए टोटल? 1,43,000, मतलब 1,43,000 रुपये उसको वर्तमान में मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है लाडली बहना योजना। जो लाडली बहना जो स्कीम आई है उस स्कीम के तहत कितने जो अमाउंट मिलता है, और लाडली बहना स्कीम के लिए जो पात्र महिलाएं उनकी एज कितनी है, इस प्रश्न में ये पूछा है। ये जो पात्र महिलाएं उनकी एज कितनी है? 18 से 60 वर्ष, 25 से 60 वर्ष, 21 से 55 वर्ष या 21 से 60 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21 से 60 वर्ष। कौन सा? 21 से 60 वर्ष। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो लाडली बहना योजना स्टार्ट कब हुई है? लाडली बहना योजना कब स्टार्ट हुई है? 5 मार्च 2023। कब? 5 मार्च 2023 में। पहले इसमें कितने पैसे मिलते थे प्रारंभ में? तो इसमें प्रारंभ में 1,000 रुपये का प्रावधान था। कितने रुपए मिलते थे? 1,000 रुपये। वर्तमान में कितने पैसे मिल रहे हैं इसमें? वर्तमान में इसमें मिल रहे हैं 1,250 रुपये। ठीक है, कितने पैसे मिल रहे हैं? 1,250 रुपये। तो ये हमने देखा लाडली बहना योजना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आईसीएमआर। आईसीएमआर की स्थापना कब की गई थी? 1911 में, 1949 में, 2005 में या 2011 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1949। आईसीएमआर की स्थापना दिल्ली में 1949 में की गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में है। कब स्थापना की थी? 1949 में की थी, हमने देखा है। इसके बाद देखते हैं 1949 में इसकी स्थापना की गई। अब आईसीएमआर जो रिपोर्ट देखते हैं हम, आईसीएमआर रिपोर्ट, तो आईसीएमआर किसके साथ मिलकर रिपोर्ट जारी करता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, NIN के साथ मिलकर के RDA रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? RDA, मतलब रेगुलेटरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, RDA मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात की, इसके जो वर्तमान में प्रमुख कौन है? इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? राजीव बहल। कौन है वर्तमान प्रमुख? राजीव बहल। ठीक है, तो ये हमने देखे आईसीएमआर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और सन भी दिए हैं। अब 1911 में क्या हुआ था? आईसीएमआर के पहले एक और इंस्टीट्यूशन था, इरफा। क्या ना इंस्टीट्यूशन था? इरफा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इरफा का फुल फॉर्म क्या होता है। उसकी स्थापना हुई है 2005 में। क्या है? जननी सुरक्षा योजना हम देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना। और 2011 में देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना। आपको जब भी कोई भी ईयर मिले तो आप जस्ट कनेक्ट करें कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो, ये प्रश्न आ गया HCG हार्मोन। HCG हार्मोन मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में भी पढ़ाया है
ह्यूमन कोरियोनिक गैनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो इस हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है। ये शायद प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है, ऐसा कुछ है। तो इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है। ये बात क्लियर है। इससे हम और चीज़ों की भी वो देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ से और कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो लार ग्रंथि होती है सलाइवा ग्लैंड, उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एक मिनट है। तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है? टायलिन। लार ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? टायलिन, माल्टेज और एमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको याद रखना है, ठीक है। एमाइलेज क्वेश्चन ही इस तरह से डिजाइन किए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाए। उसके बाद पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों की तो कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। इसमें दो चार देख लेते हैं हम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है ना। तो बहुत सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। आप जो ग्लैंड्स वाला जो क्लास है उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य है। सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य है, मतलब सिकल सेल उन्मूलन कब तक किया जाना है? 2025 तक, 30 तक, 47 तक, 50 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2047 तक, सॉरी 2047 तक। इसके बाद सिकल सेल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल उन्मूलन जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका प्रारंभ कहाँ से किया था? तो इसका जो प्रारंभ है वो शहडोल से किया था। कहाँ से किया था? शहडोल से किया था। कब किया था? 2023 में किया था। आप लोगों को बताना है 2023 में किस डेट से किया था। इसके बाद इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2047 तक उन्मूलन किया जाना है। सिकल सेल में क्या होता है? जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी वो सिकल के आकार की होती हैं, ऐसी हो जाती हैं। इससे क्या होता है? प्रॉपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो ब्लड संबंधित जो समस्याएं हैं वो बच्चों में या बड़ों में बनी रहती हैं। तो ये है सिकल सेल उन्मूलन। ये ट्राइब्स में ज़्यादा मिलता है, एमपी में। किन में? ट्राइब्स में। तो इसलिए जो ट्राइबल बेल्ट है उस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि वहाँ पर सिकल सेल उन्मूलन बहुत अच्छे ढंग से हो, ठीक है। और एमपी में ट्राइब्स तो भर भर के हैं, तो जो ट्राइबल जो क्षेत्र है एमपी का, उसमें ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आपको बताना है कि टीबी उन्मूलन कब तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है। टीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य कब तक का है? हालांकि आपको इस क्वेश्चन में क्लू भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर बताना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बीएमआई इंडेक्स, ठीक है। तो बीएमआई इंडेक्स के अनुसार जो सामान्य वजन होता है उसकी रेंज क्या है? 18.5 किलोग्राम से कम, 18.5 किलोग्राम से अधिक, 18.5 से लेकर के 24.9 किलोग्राम तक, या 16 से 20 किलोग्राम तक, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट जाती है। क्या यूनिट होती है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18.5 से लेकर के 24.9 तक, ठीक है। 18.5 से 24.9 किलोग्राम तक जो है सामान्य रेंज रहती है। अब हम देख लेते हैं बीएमआई इंडेक्स क्या होता है। बीएमआई इंडेक्स का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है? जो वजन होता है वो, और जो लंबाई होती है, क्या? वजन और लंबाई का स्क्वायर, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको फाइंड करते हैं। वजन किस में? वजन होगा किलोग्राम में, और जो लंबाई होगी वो मीटर में होगी, ठीक है। तो इनका जो रेशो फाइंड करते हैं, अगर उस रेशो की वैल्यू 18.5 से 24.9 के बीच में रहती है, देन जो बीएमआई इंडेक्स होगा वो नॉर्मल होगा किसी भी व्यक्ति का। अगर इससे कम है तो प्रॉब्लम है, इससे अधिक है तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन्म के समय नवजात का जो भार होता है वो कितना होता है? जन्म के समय नवजात का भार कितना होता है? आइडियल वजन पूछा है, ठीक है। आइडियल स्थिति में जो जन्म के समय नवजात होता है उसका भार कितना होता है? 5.4 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 3.2 या 2.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 3.2 किलोग्राम। लगभग 3 से लेकर के 350 किलोग्राम तक का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। ये आइडियल स्थिति होती है कि इतने वजन का बच्चा जन्म लेता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, सामान्य कार्य करने वाले पुरुष के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये जो पूरा जो आईसीएमआर की रिपोर्ट्स है ये बहुत दिमाग खराब करती हैं आपकी। इन रिपोर्ट्स को मैंने बहुत बेहतर तरीके से 2 वीडियोस में बताया है ना। तो
यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे बताया था। सबसे पहले तो क्या होता है कि 3 टाइप के काम होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के काम होते हैं। एक बैठ कर किए जाने वाले काम, मतलब उनको बोलते हैं अपन, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं सिडेंट्री वर्क, ठीक है, सिडेंट्री वर्क। इसके बाद होते हैं मॉडरेट वर्क, और उसके बाद क्या होता है? हैवी, हैवी वर्क। ये क्या होते हैं? बैठकर जो काम किए, मतलब आरामदायक काम, ठीक है, आरामदायक काम। इसमें होता है मॉडरेट, मतलब साधारण कार्य, साधारण, और ये होता है कठिन कार्य। तो यहाँ पर अपने को दोनों डेटा याद करने हैं, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, ठीक है। अब ये ऐसे इस तरह से करने का प्रयास करना आप। क्या हो गया कि यहाँ पर जो साधारण काम होते हैं, मतलब कि जो बैठकर किए जाने वाले काम है या साधारण काम है, आरामदायक काम जिन्हें बोलते हैं, सॉरी साधारण नहीं बोलूंगी मैं, आरामदायक या बैठकर किए जाने वाले काम, ठीक है। तो इस स्थिति में 2 डेटा याद रखना है आपको। एक रखना है 1660 और 2110। क्या क्या? 1660, 2110। पहला वाला डेटा होगा फीमेल के लिए, दूसरा होगा मेल के लिए। तो 16 यहाँ पर देख लेते हैं अपन अच्छे से, 1660 और 2110। तो इसका हम डेटा देख रहे थे 1660, 2110, ठीक है। ये वाला होगा वो मेल के लिए होगा। 1 मिनट रुको, यहाँ अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? 1660 किलो कैलोरी पर डे और 2110 किलो कैलोरी पर डे। ये हो गया फीमेल का और ये हो गया मेल का। ये है क्या? आरामदायक कार्य के लिए, ठीक है, आरामदायक कार्य के लिए, आरामदायक कार्य के लिए। उसके बाद जो साधारण कार्य आते हैं, साधारण कार्य, जैसे जो अपन मतलब कि जो साधारण कार्य है, तो कारपेंटर का काम मान लो, या फिर है ना जो शॉप वगैरह के काम मान लो, साधारण कार्य, ठीक है, साधारण कार्य। तो उसमें क्या होगा, ये डेटा कितना हो जाएगा? यहाँ से महिलाओं के लिए हो जाएगा ये 2130। ये 10 था ना, अब ये 10 से बढ़ करके कितना हो जाएगा? +20, मतलब 2130, और यहाँ पर हो जाएगा 2710। ये याद रखना है, यहाँ पर आसान हो जाता है, 2110, ये 2710, 10 है। उसके बाद जो हैवी वर्क होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, कौन से काम? कठिन कार्य। तो जो कठिन कार्य होते हैं उसमें ये डेटा कैसे चेंज हो जाता है? ये हो जाता है यहाँ पर 2720। ये 10 था ना, 10 से यहाँ पे चेंज होकर के कितना हो गया? 20। ये याद ही नहीं करना है आपको महिलाओं का, 2110 से बस 20 बढ़ा लो, यहाँ पर 10 बढ़ा लो, तो 2720, और यहाँ पर याद रखो 3470। कितना? 3470। तो इस तरह से हमने तीनों के लिए देख लिए। आप ऐसे याद रखो रिदम में, 1610, 1660, 2110, 2130, 2710, 2720, 3470, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था सामान्य कार्य। सामान्य कार्य मतलब मॉडरेट वर्क, मॉडरेट वर्क वाले ये बीच वाले। इसमें पुरुषों के लिए, तो पुरुष पीछे वाले हैं, पुरुष के लिए इसमें कितना आंसर है? 2710। कितना है? 2710। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2710, ठीक है। अब भारी कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, अब कौन से काम है? भारी कार्य है, कठिन कार्य है, और उसमें भी कौन पूछा है? महिलाएं पूछी है, तो 2720। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2720। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है। आगे एक प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया था। इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वही नहीं लिखा है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2000 कर लो, ठीक है, ऑप्शन बना लो एक, 25 दिसंबर 2000, ठीक है। ये इस ऑप्शन को काट दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो एक्चुअल में आंसर यही है करेक्ट, और जो दूसरे आंसर है वो आपको दूसरी स्कीम से याद कराने के पर्पज से लिखे हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया था? 25 दिसंबर 2000 को किया था। अब 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया था? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को क्या किया था? ICDS, ICDS अति महत्वपूर्ण स्कीम है। उसके बाद 12 अप्रैल 2005 को NRHM लाया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया था, और इसी डे से जननी सुरक्षा स्कीम भी स्टार्ट की गई थी, JSY, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना में आप मुझे बताएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कितना लाभ मिलता है महिलाओं को, कितनी राशि मिलती है, और जो शहरी एरिया है उसमें कितनी राशि मिलती है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पहुंचते हैं। आकांक्षा योजना है जो ST गर्ल्स के लिए चलाई गई है। कौन सी स्कीम? आकांक्षा स्कीम। आकांक्षा जो स्कीम है जो ST जो लड़कियां हैं उनके लिए चलाई गई है, वो किससे संबंधित है? उनकी शिक्षा से संबंधित है, उनके रोजगार से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, उनके लिए रोजगार से संबंधित है, या उनके लिए बैंकिंग से संबंधित है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा। यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। क्या? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है एसटी कैटेगरी की महिलाओं या बालिकाओं को। और ये आकांक्षा योजना स्टार्ट कब हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है 2018 में। कब स्टार्ट हुई है? आकांक्षा 18। ठीक है, आकांक्षा कितने ईयर की हो गई है? 18 ईयर की हो गई है। देन क्या करेगी? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगी। तो इस तरह से ये प्रश्न आप याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, मतलब जो एक्ट है वो कब पारित किया गया? तो यहाँ पर दो बातें आपको याद रखना है कि जो एक्ट है वो हुआ था 1990 में, और यहाँ पर जो आयोग बना है, राष्ट्रीय महिला आयोग बना है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन, है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर जो विमेन बना है वो कब बना है? तो वो बना है 1992 में। 1992 भी अगर मैं डेट की बात करूं तो 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी 1992। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एमपी का जो एमपी का महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, वो कब बना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? निम्न में से पोलियो के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ओपीवी, आईपीवी, दोनों या कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ, मतलब दोनों टीके ओरल पोलियो पोलियो के हैं। तो ओपीवी मतलब क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है। क्या है ओपीवी? ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब जो मुंह से बच्चों को 2 बूंद के रूप में दी जाती है वो होता है ओपीवी। आईपीवी क्या है? इनएक्टिव। कौन सी? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, मतलब जो निष्क्रिय टीका है एक तरह से। ठीक है, अब इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन ये तो ओरल है, मतलब मुंह से दे दिया। अब इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? तो मैंने आपको जो टीकाकरण बताया था वहां बताया था आईपीवी और बीसीजी, इनको साथ में याद करवाया था। आईपीवी और बीसीजी कहाँ पर टीके दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब कि त्वचा में। ठीक है, इंट्राडर्मल ये दोनों टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है? ये देखो, यही आ गया। बीसीजी का टीका दिया जाता है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस या ओरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंट्राडर्मल। अच्छा, ओरल वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? 2 वैक्सीन होते हैं। ओरल में कौन कौन से वैक्सीन होते हैं? 2 वैक्सीन होते हैं। एक तो हो गया ओपीवी और एक हो गया अपना रोटा वायरस। ठीक है, जो रोटा और ओपीवी होता है वो कैसे दिए जाते हैं? दोनों ओरल दिए जाते हैं। आपको याद रखना है रोटा की 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। कितनी ड्रॉप्स दी जाती हैं? 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सबक्यूटेनियस कौन कौन से मैंने आपको 2 बताए थे, जेई बताया था और एक मीजल्स बताया था। ठीक है, जेई और मीजल्स। जो जेई का टीका होता है और मीजल्स का टीका होता है वो सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। बाकी सारे टीके कैसे दिए जाते हैं? इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है एड्स जो बीमारी होती है वो कैसे होती है? कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? विषाणु। विषाणु मतलब हम कहते हैं वायरस के द्वारा। अब यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं। एड्स, एड्स मीन्स क्या होता है? एक्वायर्ड, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी, किसकी कमी हो जाती है? इम्यूनिटी पावर की। डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है। किसके द्वारा बीमारी होती है? वायरस के द्वारा होती है बीमारी। आगे के प्रश्न की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है टेबल शुगर। टेबल शुगर के नाम से इनमें से किसे जानते हैं? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सुक्रोज को या माल्टोज को? तो जो टेबल शुगर के नाम से हम किसको जानते हैं? इसमें टेबल शुगर के नाम से जानते हैं हम सुक्रोज को। किसको जानते हैं? सुक्रोज को। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, हाँ इस प्रश्न में देख लेंगे वो चीज हम, कि जो ग्लूकोज है, जो फ्रक्टोज है, ठीक है, GF ऐसे बताया था। जो ग्लूकोज है, जो फ्रक्टोज है, और एक और जी कौन सा है? ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड है। मतलब शर्करा तो है, शुगर तो है, लेकिन शुगर में भी कैसे हैं? मोनोसैकेराइड है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है। ठीक है, ये हो गया मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड बचा, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज तो कौन से हैं? डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड हैं। तो अब यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज कैसा हो जाएगा? मोनो हो जाएगा। अब ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, तो बाकी बचे हुए सारे कैसे हो गए? डाइसैकेराइड।
तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डाई में मैंने आपको याद करवाया था स्माइल, SML या स्मॉल, जैसे आप चाहें याद कर सकते हैं। S फॉर क्या होगा? सुक्रोज। S फॉर क्या होगा? सुक्रोज। M फॉर क्या होगा? माल्टोज। क्या होगा? माल्टोज। और L फॉर क्या होगा? लैक्टोज। ठीक है, L फॉर लैक्टोज। तो इस तरह से हमने जो 25 क्वेश्चंस करे हैं, इन 24 क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल में देखा है और प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो और ज़्यादा किया जाए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक प्रश्न से उसकी बेसिक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, 4-5 फैक्ट आपके कवर हो जाते हैं। तो आप लगातार MCQ की प्रैक्टिस करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। आपको MCQ के साथ साथ कुछ थ्योरी पोर्शन बचे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी करवा दिए जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आपका जो एग्ज़ाम था 28 से था, वो 7 से होगा, 7 मार्च से होगा। ठीक है, थैंक यू।